देखिए आप सभी को पता है कि 5 फरवरी 2024 से आपकी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हैं। पहला आपका हिंदी का पेपर है और आज मैं लेकर के आया हूं आपके 5 फरवरी 2024 के हिंदी के पेपर के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 100% आने वाले प्रश्न होंगे और आपके काव्य बोध पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 10 नंबर का आना है, ब्लूप्रिंट में मैंने देखा है कि 10 अंक का इससे बनना है, तो सारे प्रश्न कंप्लीट करवा दूंगा इस वीडियो में। ये 10 नंबर मान लो आपके कंप्लीट हो ही गए, है ना। पिछली वीडियो में मैं आपको देखिए गद्यांश के बारे में बता चुका था, जो बता चुका हूँ वो देख लीजिएगा वीडियो, आपके और भी नंबर उसमें कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो 10 नंबर पूरे इस वीडियो में होते हैं, तो 10 मिनट ये वीडियो देख लीजिए, बस आपके 10 नंबर कंप्लीट है ना। देखिए काव्य की परिभाषा लिखिए, ये सारे जो क्वेश्चन इसमें बता दूंगा ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। देखिए पहला प्रश्न है काव्य की परिभाषा लिखिए, तो काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार क्या होती है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात क्या है, रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। देखिए तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से बोर्ड में आ सकता है, वहां पे दे दिया वाक्यम रसात्मकम काव्यम, उक्त जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है, आपको दे दी गई ऑप्शन है ना, तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, है ना। हर प्रकार से क्वेश्चन को देख करके चलिए और उसे याद कीजिए, है ना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है रस के अंग लिखिए। रस के अंग, रस की परिभाषा आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बताऊंगा, बिल्कुल पूरा इसमें कवर करा दूंगा। काव्यबोध बोले तो व्याकरण से जो क्वेश्चन है सारे इस वीडियो में कंप्लीट। रस की परिभाषा आप जानते होंगे। रस के अंग लिखिए। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभव, अनुभव, संचारी भाव, है ना। रस के 4 अंग होते हैं, याद रखिएगा, संख्या 4। इसके बाद है आपका रघुकुल रीति सदा चली आई। देखिए यहाँ पे दिया गया है, आपको उदाहरण ही दिया गया है, चौपाई छंद का उदाहरण है ना, चौपाई छंद का ये उदाहरण है, चौपाई छंद का। और इस प्रकार से पूछ लिया गया कि चौपाई छंद का उदाहरण लिखिए, तो आप ये लिख देंगे तो आपको बिल्कुल सही माना जाएगा, है ना। और यहाँ पे दिया ही गया है कि युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है ना, तो चौपाई छंद है इसमें, है ना। पूछ लिया गया चौपाई छंद का उदाहरण लिखिए, तो आपको यही याद रखना है, रघुकुल रीति सदा चलेगी। रामायण की कोई भी चौपाई आप लिख सकते हैं, चलेगी, है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न आपको नीचे दिया गया है। देखिए हिंदी के सुप्रसिद्ध महाकाव्यकारों के जो है नाम लिखिए, उनके रचयिता के नाम लिखिए। देखिए ये महाकाव्य लिखे हैं और ये उनके रचयिताओं के नाम लिखे हुए हैं, तो ये बिल्कुल से आपको याद होना चाहिए। 100% मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड 2024 में ये प्रश्न आने वाला है और आपको याद करके रखना है। देखिए क्वेश्चन आता है 2 महाकाव्यों के नाम, उनके रचयिता सहित लिखिए, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। और अगर एक वाक्य में पूछ लिया है ना कि महाकाव्य का नाम लिखिए या महाकाव्य के रचयिता सहित उसका नाम लिखिए, तो आपको याद होना चाहिए यार, हर तरीके से क्वेश्चन को देखिए तो रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है, साकेत मैथिली शरण गुप्त, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है ना। तो खालिस्तान में आ गया, जैसे कामायनी खालिस्तान की रचना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद। हर प्रकार से क्वेश्चन को देखिए। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना ताकि वह भी देखिए, अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए। देखिए प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, नीचे देख सकते हैं 2 खंड काव्यों के नाम रचयिता सह लिखिए, तो 2 लिखे हुए हैं, लेकिन आपको और भी याद होना चाहिए। देखिए ग्रंथि सुमित्रानंद पंत की रचना है, और पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, और सुदामा चरित नरोत्तम दास का एक खंड काव्य है। तो ये याद रखिएगा, आपकी हो जाते हैं खंड काव्य, ये महाकाव्य, है ना। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6 दी गई है आपके सामने। सभी रसों के स्थायी भावों के नाम लिखिए। देखिए ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा कि सभी रसों के स्थायी भाव के नाम लिखिए, किसी एक का पूछ लिया कि देखिए करुण का स्थायी भाव क्या है, तो शोक आपको याद होना चाहिए। वात्सल्य का स्थायी भाव क्या है, तो वत्सल, है ना। सभी की परिभाषा मैं अभी बताऊंगा आपको, क्योंकि बोर्ड में 100% है, किसी न किसी रस की परिभाषा आएगी और उदाहरण सहित आएगी, तो सभी के उदाहरण बताऊंगा और सभी के जो है मैं आपको एक एक करके परिभाषा बताऊंगा, और आपके जो अलंकार आने हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर पढ़ करके जाइए, याद करके जाइए, आपके 10 नंबर इस वीडियो से जो है कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपका नीचे दिया गया है, देख सकते हैं प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में जो है अंतर लिखिए। देखिए 2 अंतर यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों को आपको पता होना चाहिए ठीक तरीके से। देखिए प्रबंध काव्य में छंद एक कथा सूत्र में प्रयोग होते हैं, जबकि मुक्तक काव्य में छंद एक दूसरे से जो है स्वतंत्र होते हैं। मुक्तक काव्य, इसका नाम है मुक्तक, यानी कि जिससे एक दूसरे से छंद क्या है, मुक्त है, यानी कि स्वतंत्र है पूरी तरीके से, वो मुक्तक काव्य है। इसके बाद है प्रबंध काव्य में किसी एक व्यक्ति के जीवन चरित्र का वर्णन होता है, जबकि मुक्तक काव्य में किसी अनुभूति, कल्पना या भाव का जीवन जो चरित्र है वो चित्रण किया जाता है। यहाँ पे देखिए महाकाव्य और खंड काव्य में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 100% जो है आएगा। तो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर यहाँ पे देखिए,
तो सबसे पहला अंतर दिया गया है, 5 अंतर मैंने बताए हैं, लेकिन 3 अंतर आपको जरूर से आप को याद कर लेने हैं। देखिए पहला अंतर आपका दिया गया है, महाकाव्य की कथावस्तु जो है विस्तृत रहती है ना, तो जबकि खंडकाव्य की कथावस्तु क्या होती है, सीमित रहती है। इसके बाद सेकंड अंतर दिया गया, थर्ड दिया गया, फोर्थ फिफ्थ आपको दिए गए हैं। ये सारे अंतर आप याद कर लेंगे। महाकाव्य में जो है अनेक पात्र होते हैं ना, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है ना, जो बड़ा होगा उसके आकार उसमें और ज़्यादा लोग तो होंगे ही। और जबकि खंडकाव्य में पात्रों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। महाकाव्य में सभी रसों का जो है समावेश होता है, परंतु खंडकाव्य में नहीं, है ना। महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होते हैं। देखिए एक महाकाव्य की विशेषता ये भी है, अगर आ गया ना ऑप्शन में भी आ गया महाकाव्य में सर्ग होते हैं, तो 8 से नीचे अगर कोई ऑप्शन दिया गया तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। 8 से अधिक सर्ग महाकाव्य में होने चाहिए। देखिए महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, परंतु खंडकाव्य में जो है सर्गों की संख्या कम होती है। महाकाव्य की विशेषता है महाकाव्य में 8 सर्ग होने ही चाहिए, है ना, तभी महाकाव्य कहा जाएगा। इसके बाद है आपका अगला अंतर दिया गया है, महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, जबकि खंडकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग जो है यहाँ पे होता है, प्रमुख रूप से एक ही छंद लिया जाता है। ये मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। 3 महाकाव्यों के नाम रचनाकार सहित। देखिए तो मैंने 4 ही बता दिए थे, आप 3 भी ये कर लेंगे और ये वही हैं, सेम है। इसके बाद महाकाव्य किसे कहते हैं, देखिए परिभाषा ऐसी नहीं आएगी कि महाकाव्य किसे कहते हैं, तो आप ये याद कर सकते हैं वैसे, लेकिन आएगी नहीं ऐसी परिभाषा कि महाकाव्य की परिभाषा लिखिए। देखिए 2 खंडकाव्यों के नाम आपको याद होने चाहिए, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ये रहे, है ना, मैंने आपको वैसे तो बता दिए हैं। इसके बाद रस के अंगों के नाम भी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। जो क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं जल्दी से निपटाते जाऊँगा। देखिए अलंकार, यहाँ से अलंकार से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, देखिए आपका क्वेश्चन में आ गया बेतत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, तो आप क्या भरेंगे वहाँ पे, अलंकार भरेंगे, अलंकार आंसर भरेंगे, अलंकार, है ना। तो आपको पता होना चाहिए हर तरीके से क्वेश्चन को। देखिए इसके बाद है अलंकार का अर्थ, देखिए तो गहना, है ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि गहना काव्य में, मतलब काव्य में गहना किसे कहा जाता है, तो अलंकार को कहा जाता है ना, तो आपको पता होना चाहिए गहना या आभूषण। तो ये आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, गहना या आभूषण अलंकार को कहा जाता है। देखिए इसके बाद है मैन, आपके में अतिशयोक्ति है, अन्योक्ति है, मानवीकरण अलंकार है। ये जो अलंकार हैं ये आने ही है ना, एक ना एक जरूर आएगा, मानवीकरण आएगा या अतिशयोक्ति आएगा। देखिए अतिशयोक्ति काव्य में जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति का जो है स्वाभाविकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर, देखिए सीधी बात है, अगर काव्य की कोई रचना है उसमें व्यक्ति या वस्तु का अधिक से अधिक यानी कि बढ़ा चढ़ा कर जो है वर्णन किया जा रहा है, वहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार जो है होता है। और 2 मेघ बरसते में प्यासी की प्यासी, ऐसा है इसका उदाहरण हो जाएगा, है ना। इसके बाद अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति में क्या होता है, अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध होता है ना, और तो वहाँ पे अन्योक्ति होता है। माली आवत देकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनली कलहे हमारी बार, है ना। काले कलियाँ हैं, युवक उक्त उदाहरण है, मैं माली है ना। तो ये उसका यहाँ पे सारांश टाइप लिखा हुआ है व्याख्या। इसके बाद देख सकते हैं मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण से, तो मानवीकरण की दी गई है, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावना का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए। देखिए अगर कोई फूल है जैसे कोई बादल हैं, इन्हें पे हम क्या करें, इन पे हम अपनी मानवीय भावनाओं को जो है अंकित करें, है ना, इनके द्वारा उसका जो है वर्णन करें, तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है ना। मानव की भावनाएं किसी प्राकृतिक चीज़ पर थोपी जाए तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। और उदाहरण रहेगा फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, तो आपको मानवीकरण जरूर से देख करके चलना है, ये आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद पुनरुक्ति प्रकाश की परिभाषा उदाहरण से देख सकते हैं, जिसका में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है ना, किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती है, उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ गुरूर, ये रहेगा इसका उदाहरण और परिभाषा, याद कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे रस की परिभाषा। देखिए मैंने आपको रस के अंग बता दिए, रस के प्रमुख 4 अंग होते हैं, देखिए ये यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। इसकी परिभाषा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रस की परिभाषा देख लेंगे एक बार। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने में पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं ना। आनंद मिले जहाँ पर जिस काव्य को पढ़ने में, वही रस है। इसके बाद है रस के 4 अंग होते हैं, संख्या याद रखिएगा, रस के 4 अंग होते हैं। इसके बाद आपको ये इनके अंदर का नहीं पढ़ने वाला है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो है स्थायी भाव नहीं, संचारी भाव की संख्या जो है 33 होती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा संचारी भाव की संख्या 33 होती है। रस के 4 अंग होते हैं, रस के 10 जो है प्रकार होते हैं ना। एक 11वां रस भक्ति रस, अभी लेकिन इसमें नहीं है, तो आपको 10 रस प्रमुख याद रखने हैं संख्या। और विभाव के ये प्रकार दिए गए हैं, इनकी परिभाषा आपको नहीं देखनी है, कोई ज़रूरत नहीं है, ये आएंगी भी नहीं।
इसके बाद देखेंगे हम सभी रस एवं उनके स्थायी भाव। तो आपको सभी रसों के स्थायी भाव उनके याद होने चाहिए, क्योंकि किसी का भी बोर्ड में जो है पूछा जा सकता है, खाली स्थान में या फिर सही जोड़ी में सामने किसी भी रूप में आ सकता है। तो आपको ये सभी पते होने चाहिए और ये पूरे कंप्लीट आपके दिए गए हैं 10 रसों के नाम, तो देख सकते हैं। और उनके स्थायी भाव सामने दिए गए हैं, है ना। करुण का आ गया तो शोक लिखेंगे, हास्य का हास, वीर का उत्साह। तो इस प्रकार से आपको सभी रसों के नाम उनके स्थायी भाव सहित याद रखने चाहिए, किसी भी का पूछा जा सकता है। इसके बाद है आपका श्रृंगार रस की परिभाषा, सहृदय के हृदय में रति नामक। देखिए सभी रसों की परिभाषा इसी प्रकार से है। देखिए मैं बता दूं, सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का जब विभावानुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहाँ पर श्रृंगार रस का रूप जो है ग्रहण कर लेता है। देखिए वहाँ पर श्रृंगार रस होता है, यहाँ पे करना है। इसी प्रकार से आप रस और स्थायी भाव का नाम बदल करके अन्य सभी रसों की परिभाषाएं जो है बना सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे आप, हास्य रस की करना है परिभाषा, तो यहाँ पे हास्य लिख देंगे, हास्य लिख देंगे, है ना। हास्य इस प्रकार से लिख देंगे, ये आप यहाँ पे हास लिख देंगे। फिर पढ़ेंगे कि सहृदय के हृदय में हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ पर जो है हास्य रस होता है। तो इस प्रकार से आप अन्य रस की बना सकते हैं। देखिए जैसे हमें वीर रस की परिभाषा बनानी है अब वीर रस की, तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ। ये रहेगी सहृदय के हृदय में वीर का क्या है, उत्साह, तो यहाँ पे उत्साह लिखेंगे। नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वीर रस की निष्पत्ति होती है, यहाँ पे वीर रस का रूप ग्रहण कर लेता है, ये लिख देंगे। तो ये आपकी MPBSC ने ही ये परिभाषा जो है दी थी, ये बिल्कुल मान्य है, आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपकी पूरी तरीके से जो है सही मानी जाएगी। इसी प्रकार से आप 10 रसों की परिभाषाएं याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया, आप केवल यहाँ पे स्थायी भाव का नाम चेंज करके यहाँ पे रस का नाम चेंज कर देंगे तो आपकी परिभाषा जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। यही बस आपको लाइन्स 3 याद कर लेनी है बस, है ना। तो ये आपकी रस की परिभाषा। आप सभी के उदाहरण देख लेते हैं एक करके। देखिए वैसे किसी भी रस का उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है परिभाषा सहित, तो आपको परिभाषाएं सभी की याद होनी चाहिए। परिभाषा तो हो ही जाएंगी, मैंने बता ही दिया ट्रिक से आपको। और रूप को, राम को रूप निहारति जान की, यह हो जाएगी श्रृंगार रस की परिभाषा। इसके बाद करुण रस की परिभाषा दी गई है, राम राम कही, है ना। इस प्रकार से देख सकते हैं। हास्य रस की परिभाषा रहेगी, कहा बंदर या ने बंदर से, है ना। इसके बाद है आपका अगला वीर रस का उदाहरण रहेगा आपका, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। तो इस प्रकार से आप सभी रसों की परिभाषाएं उनके स्थायी भाव सहित और उदाहरण याद रखेंगे। ये रौद्र रस का, इसका क्रोध होता है ना। तो सभी के आपको स्थायी भाव पता होना चाहिए। इसके बाद भयानक का, अद्भुत का, सभी के यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पे परिभाषाएं नहीं हैं, परिभाषाएं आप बना लेंगे जैसा कि मैंने बता दिया है। ये अद्भुत का रहेगा, ये सभी के परिभाषाएं उदाहरण सहित हो जाती हैं। देखिए वात्सल्य रस की परिभाषा देखें तो जहाँ बच्चों की आनंदमयी क्रीड़ाओं एवं बातों का वर्णन हो वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। इनका स्थायी भाव जो है स्नेह है ना, वात्सल्य स्नेह। तो जसोदा हरि पालने झुला में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रस है ये 10th क्लास के हिसाब से, है ना। आपकी में सूरदास जी हैं, उन्होंने भी जो है कई रचनाएं ऐसी रची हैं जो कि बाल कृष्ण के ऊपर हैं, है ना। तो ये आपको जसोदा हरि पालने झुला में, ये आपको जरूर से याद रखना है, वात्सल्य रस का उदाहरण है। तो इसके बाद बढ़ते हैं आपको छंद की ओर। देखिए छंद आपके में कौन कौन से हैं, तो ये मैटर आपको यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, ये पूछा गया है आपसे। तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो मैं पहले ही बता चुका था आपको। तो रघुकुल रीति सदा चली है, ये लाइंस बता चुका था ना, लेकिन परिभाषा नहीं देखी थी हमने। तो परिभाषा यहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि परिभाषा सहित पूछ लिया गया तो क्या करोगे। तो परिभाषा देख लो। चौपाई मात्रिक समछंद का एक भेद है, प्राकृत तथा अपभ्रंश के 16 मात्रा के। देखिए चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं और ये इसकी जो है डेफिनेशन रहेगी। और रामायण की कोई भी चौपाई आप यहाँ पे उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। और ये रहेगा इसका उदाहरण, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाई पर वचन न रहे। इसके बाद दोहा छंद है। देखिए तो चौपाई और दोहा छंद ही आपके में प्रमुख रूप से दिए गए हैं। तो दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद में दूसरे व चौथे चरण में के अंत में एक लघु अवश्य होता है ना, कि जो देखिए यहाँ पे देखिए ये पहला चरण है और ये तीसरा चरण है, इसमें क्या होंगी 13 मात्रा। यही कहा गया पहले और तीसरे में 13। इस पहले और तीसरे में जो है 13 मात्राएं होती हैं। ये दूसरा है चरण, ये चौथा चरण है जिसमें 11 मात्रा होती हैं। आप गिनकर भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये दूसरा और चौथा चरण यहाँ पे दिया गया है, पहला और ये तीसरा चरण दिया गया है, इसमें 13 मात्राएं होती हैं। और ये आप देख सकते हैं ना। तो ये उदाहरण दिए गए हैं। आप हनुमान चालीसा का कोई भी दोहा, जो भी दोहा है
या रामायण का दोहा भी आप ले सकते हैं, तो कोई भी चल जाएगा, है ना। और जैसे रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुन, जिसको भी जो याद हो जाए ठीक से वो याद रखिएगा। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्ति 100% आना है, तो याद कर लीजिए। मुहावरे की परिभाषा तो नहीं पूछी जाती है, तो वैसे आपको पता होना चाहिए, लेकिन उदाहरण जरूर से पूछे जाते हैं ना। अंग टूटना, अंगारों पर पैर रखना, है ना। तो ये सारे आपको वाक्य सहित, या नहीं, वाक्य सहित उनका अर्थ पता होना चाहिए। इसके बाद लोकोक्ति, है ना। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर देखिए, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, तो ये अंतर दिए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख लीजिए, 2-3 बार लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। मुहावरे क्या है? वाक्यांश। लोकोक्तियाँ संपूर्ण वाक्य हैं। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, इसका प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से होता है, तो ये रहेगा आपका। इसके बाद निबंध देख सकते हैं। निबंध की परिभाषा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के व्याकरण के हिसाब से। निबंध की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए अंग एवं प्रकारों के साथ। तो निबंध की परिभाषा देख लेंगे बाबू गुलाब राय के अनुसार। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीवन, स्वच्छंदता, स्वस्थ और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो, तो ये रहेगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें तो देखिए आपका अगर खालिस्तान में पूछ लिया गया कि गद्य मतलब अगर आ गया ऐसे, वो क्या कहलाता, ऑब्जेक्टिव में आ गया या सही विकल्प में आ गया, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी हो, ऑप्शन दे दिए वहाँ पे, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना, ये सारे ऑप्शन आपको दे दिए और बोला यह किसकी उक्ति है ना, ये किसने निबंध की परिभाषा किसने दी है ना। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है ना, यदि गद्य है यहाँ पे, है ना, तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगाएंगे, सही है ना। तो हर प्रकार से क्वेश्चन को देखिए और उसका आंसर जो है याद कीजिए। और इस प्रकार से रस के प्रमुख 4 अंग पूछ लिए गए, तो ये याद होने चाहिए। तो ये प्रमुख रूप से आप निबंध जब भी लिखते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, शीर्षक, प्रस्तावना, विस्तार, उपसंहार। इसके बाद निबंध के प्रकार होते हैं, इस प्रकार से नहीं पूछे जाएंगे कि प्रकार लिखिए निबंध के, लेकिन पता होने चाहिए आपको। इसके बाद निबंध लेखन की विशेषताएँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निबंध लेखन की विशेषताएँ कर लेना, है ना। तो ये सारा दिया गया है आपको, इसकी जो है पॉइंट दिए गए हैं 4। तो यहाँ तक हम आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट करवा चुके हैं, लगभग हम आपकी जो है व्याकरण कंप्लीट करवा ही चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपके जो है 10 नंबर इससे कंप्लीट हो जाते हैं, आपके जो है काव्य बोध से 10 नंबर इससे कंप्लीट हो जाते हैं। और 10 रसों के नाम याद रखना, उनके स्थायी भाव सहित, उदाहरण सहित परिभाषा, है ना। तो बता दिया है कि कर लेंगे अच्छी तरीके से इन्हें। और आपको अन्य सारे क्वेश्चन चाहिए सब्जेक्ट वाइज, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहिए और अन्य सब्जेक्ट के जो भी चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो जल्दी ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।